नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। आपके जो है इसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। आप समय से पहले ही फॉर्म को फिल कर लीजिए और आपको अगर पूरी तैयारी के लिए हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर इन्हीं सब बातों के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमारे जो 2022 के अर्ली मंथ्स में इलेक्शंस हुए हमारे कुछ स्टेट्स में, उसमें से गोवा भी एक था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोद सावंत ने जो है इनके चीफ मिनिस्टर की जो है शपथ ली थी। ठीक, तो ये गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, जैसे ह्यूमंस में जो हार्ट होता है, ठीक है, तो 4 चैम्बर होते हैं हमारे, ठीक है, तो उसी प्रकार मछली के हृदय में कितने कक्ष यानी चैम्बर्स होते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि शुष्क पर्णपाती वन लगभग कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के वनों की कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो विशेषता है, ऐसे क्षेत्र जहां पे 100 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर है ना, इसके मध्य की अगर वर्षा होती है तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये कहता है कि किसी स्थिर तापमान पर अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उसका गैस का जो द्रव्यमान का आयतन है और गैस का जो दाब है, ठीक है, तो ये उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बेसिकली एक फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि PV = nRT। ठीक है, तो ये बॉयल का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी गैस के संदर्भ में ये परिभाषा है, तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ऑप्शन बी जो है इसको चुनेंगे हम। भारत के इसमें से देखिए किस क्षेत्र में खेती की एक आदिम, कह लीजिए आदिम रूप है ना, आदिम प्रकृति है, जिसको झूम कृषि कहते हैं, इस रूप में जाना जाता है। ठीक, तो खेती की एक आदिम प्रकृति यानी कि झूम कृषि, इसको आप स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जो है झूम कृषि के रूप में जानी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और भारत के और अलग अलग राज्यों में जो है इसको अलग अलग नामों से संदर्भित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर्टिकुलर इसमें जो है डी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसके जजेस की रिटायरमेंट एज जो होती है वो होती है 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक, तो जैसे हाल ही में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये थे अभी यू ललित जी। ठीक, तो ये रिटायर हुए नवंबर में। ठीक, तो इनकी जो है 65 वर्ष की आयु हो गई थी। तो अब जो नए बन गए वो बन गए हैं DY चंद्रचूड़ जी। ठीक, तो अभी इनका लगभग कार्यकाल 2 साल का है, तो जब ये 65 साल के हो जाएंगे फिर ये रिटायर होंगे। तो ऐसे ही जो और अन्य, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 और जजेस होते हैं, तो सबकी जो क्लासिफिकेशन है इसकी यही है। ठीक, तो 65 ध्यान रखेंगे। और हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट में जो रिटायरमेंट एज होती है वो 62 ईयर्स की होती है। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है आपको। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें से देखिए किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में सेशन हुआ था 1929 में, जिसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई, ठीक है, इसी से संबंधित है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को चूज करेंगे। देखिए, विकास की आय 2.5 लाख रुपए है, तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है? ठीक है, तो संदर्भित मामला ये है कि इनकम टैक्स की जो रेट्स है आपकी इनकम के हिसाब से, है ना, तो अलग अलग जैसे डिफाइंड है। तो अभी क्या है वर्तमान में कि 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगता, 0%। 2.5 लाख 1 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक में आपको 5% टैक्स लगता है।
ठीक। फिर 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख तक जो है 20% है, और फिर 10 लाख वाले सुपर पे 30% है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं लगेगा, तो नन ऑफ द अबव का उत्तर चुन लीजिए, ठीक। देखिए 1869 में एक नए शब्द ओकोलॉजी, ठीक है, ओइकोलॉजी इंग्लिश में कई बार बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है किसने दिया, इसका अर्थ क्या होता है कि जिसने जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित किया, ठीक है। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है उसको हम इसमें ओइकोलॉजी में जो है पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को 1869 में दिया गया था अर्नस्ट हैकल के द्वारा, ठीक, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, ठीक है। तो फेडरल फीचर की अगर हम बात करें तो देखिए 2 तरीके के फीचर होते हैं, यूनिटरी फीचर्स होते हैं और फेडरल फीचर्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटी में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनिटरी में यहाँ पे चूंकि एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में है, दोहरी नागरिकता नहीं है, तो ये है हमारा यूनिटरी फीचर। बाकी दोहरी शासन, ठीक है, दोहरी सरकार जो है ये फेडरलिज्म का हमारा जो है एग्जाम्पल है। लिखित संविधान, क्योंकि उसमें राज्यों और केंद्र सबके बारे में प्रावधान है, तो ये हमारा फेडरल का पार्ट है। डिवीजन ऑफ पावर, जाहिर सी बात है फेडरल नेचर में है, क्योंकि केंद्र के क्या पावर्स हैं और स्टेट्स के क्या हैं वो इससे डिफाइन होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। एक टीम में फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए कोई भी फुटबॉल का मैच होता है तो 2 टीम्स के बीच में होता है, तो जैसे कि गेम जब चल रहा है तो एक टीम की तरफ से एक समय में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि जो रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक, तो ये कौन सा बैंक था। तो 1975 में प्रथम ग्रामीण बैंक जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे था उस समय जो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये है, बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें से कौन सी नदी बेसिन 65.145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है, और जिसमें से लगभग इसका 80% एरिया जो है वो महाराष्ट्र राज्य जो है उसमें स्थित है। तो ये फीचर है हमारा तापी रिवर का, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, ठीक है। तो जैन धर्म जब आप पढ़ते हैं तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे 24वें महावीर स्वामी थे, है ना। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन एक तीर्थंकर नहीं थे, तो नाथ मुनि जो है ऐसे कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए। देखिए इसमें से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया, ठीक। तो काफी एक प्रतिष्ठित सम्मान है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू, मतलब ऐसे कोई खिलाड़ी जो मतलब पहली बार काफी अच्छा करते हैं अपने खेल में, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, तो इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे, ठीक है। तो देखिए जैसे मुगल काल स्टार्ट होता है बाबर के टाइम पीरियड से, तो बाबर की ही बेटी थी ये जो है गुलबदन बेगम, ठीक, सी ऑप्शन। तो इसने जो है हुमायूं नामा, जैसे एक बार पुस्तक पूछी जाती है ना एग्जाम्स में, कई बार आया हुआ है कि किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम की ही वो पुस्तक है हुमायूं नामा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कि शी वॉज द लेडी जिसने हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखे इस टाइम पीरियड में, ठीक। निम्न में से कौन सा एक संगीत वाद्य जो है बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, ठीक। तो मुगल बादशाह ये भी था औरंगजेब, तो ये बजाने का मास्टर था वीणा, है ना। सी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ से। जैसे अकबर के बारे में पूछा जाता है तो अकबर नगाड़ा बजाता था, ठीक है। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखेंगे। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए मतलब कुल मिला के ये पूछ रहे हैं इसमें कि मुगल जो चित्रकारी हुई उसमें इनमें से क्या क्या शामिल होता था। तो जैसे हुमायूं के टाइम पीरियड से आप देखेंगे इधर अकबर वगैरह के टाइम पीरियड में तो काफ़ी फेमस पेंटर्स हुए, जैसे दसवंत, बसावन, है ना, ये अब्दुल समद, ये सब जो थे। तो इनकी चित्रकारियों में आप युद्ध के दृश्य भी देखेंगे, दरबारी चित्रण देखेंगे, है ना, पशु पक्षियों के बारे में देखेंगे, नेचुरल जो दृश्य है प्राकृतिक, ये सब भी देखेंगे। तो सभी संबंधित थे, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव चूज करेंगे क्योंकि सब कुछ सही है। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो यहाँ पे इस टर्म का यूज करते थे लैंड रेवेन्यू को संदर्भित करने के लिए।
मुगल काल में अहदी सैनिक जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे ये बताना है। ठीक है, तो मुगल पीरियड की हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं तो स्पेशली आप जैसे सैनिकों के रूप में मनसबदारों को पढ़ते हैं। ठीक, तो एक तो ये होते थे, इसके अतिरिक्त जो है अहदी सैनिक नियुक्त किए जाते थे, और एक और बोलते थे उसको दाखिली, है ना, इस नाम को भी याद रखिएगा। तो अहदी सैनिक जो होते थे ये डायरेक्टली जो उस समय बादशाह या एम्परर होता था उसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे, तथा उसके व्यक्तिगत अंगरक्षक के रूप में ये लोग कार्य करते थे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखिए, एक संतुलित आहार इसमें से एक को छोड़ करके निम्नलिखित सभी पहलुओं पर ध्यान रखता है, तो उस एक को पहचानना है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब एक बैलेंस्ड डाइट की परिभाषा अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि उस बैलेंस्ड डाइट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हों। ठीक है, उस खाने में पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल किया गया हो। ऐसा नहीं है कि जो है आप चावल ही खा लीजिए उसके साथ कुछ खाइए मत, है ना, तो बैलेंस होना चाहिए चीज़ों का। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बताते हैं क्यों गलत है। चौथा सही है कि सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है। ठीक है, आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, है ना, ये जैसे जो लेवल ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट बेस होते हैं साइंटिफिक नॉलेज पे, और जो भी फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड्स अलग अलग हैं उनके द्वारा जो रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक है, कि आपको क्या खाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें इसमें आपके संतुलित आहार में शामिल होनी चाहिए। स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है संतुलित आहार, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके स्वस्थ शरीर को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, ब्रेन का हेल्थ जो है जरूरी नहीं वो खाने पर डिपेंडेंट हो, वो आपकी मेडिटेशन और आपकी अच्छी फिजिक या और तमाम तरीकों की चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इस वजह से ये एक जो है ऑड हो जाएगा, इसको हम चूज करेंगे। इसमें से किस राज्य ने जून 2021 में देखिए कोविड की जो बीमारी आई कोरोना की, कोविड-19, तो इससे जो बच्चे मतलब अपने माता पिता को खो दिए, तो ऐसे अनाथ बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए आशीर्वाद, है ना, यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा ये स्पेलिंग है, तो इस स्कीम को शुरू किया। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव अनाथ बच्चों की शिक्षा जो कोविड के कारण अनाथ हुए हैं, तो इस स्कीम को शुरू किया था उड़ीसा की सरकार ने। पुरानी स्कीम्स भी पूछी जाती हैं, आपको पता ही है, तो इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। ठीक, तो काफी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं भारत के, भारत रत्न भी रहे हैं ये, शहनाई के बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छा, आप ये जरा हमको बताइए कि ये किस घराने से संबंधित थे, कॉमेंट करके बताइए। भारत सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है निम्न में से किस वर्ष में गठित किया गया था ये बताना है। तो भारत सरकार इसको प्रोवाइड करती है संगीत नाटक अकादमी को, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1952 में। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की बात हो रही है, तो उपनिषद हमारा उत्तर हो जाएगा। उपनिषद का अर्थ ही है कि जो है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उन सब का इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिलता है, और यही इसका जो है उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य भी है। ठीक है, सैल्वेशन। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखें, तो इस पे ही आधारित है ये सामवेद। ठीक, ऑप्शन सी। देखिए जो जैन साहित्य जितने भी आप नाम जानते होंगे, आपने नोट्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो उसमें से प्रारंभिक जैन साहित्य हैं निम्न में से किस भाषा में लिखे गए हैं ये बताना है। तो इस टाइम पीरियड में अर्धमागधी जो है इसमें लिखे गए थे ये। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आते आते आप टाइम पीरियड देखते हैं कनिष्क के शासन काल में, तो यहीं से इनको जो है ये देवता का पोजीशन इनके जो फॉलोअर्स थे इनके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। ठीक है, तो बुद्ध धर्म में, ठीक है, जो है सबसे अंतिम जो व्यक्ति को गौतम बुद्ध ने स्वयं कह लीजिए दीक्षा दी। ठीक, तो ये था ये सुभद्र। ठीक, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हुआ। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था। ठीक, तो देखिए अपनी टीचिंग्स और फिलॉसफी को एक तरीके से फैलाने के रूप में टाउन्स और विलेजेस के भ्रमण के दौरान संबंधित अगर हम क्षेत्र देखें तो जो महाजनपद टाइम पीरियड के टर्म्स यहाँ पे महाजनपद लिखे हुए हैं, तो कौशल और मगध का संबंध डायरेक्टली इनसे रहा। ठीक, ये सब भी रहे हैं परंतु ये इनडायरेक्टली छोटे छोटे रूप में संदर्भित आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें सी और डी करेक्ट होगा, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव वाला चुनेंगे ऑप्शन।
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ठीक, तो इसमें बेसिकली देखिए, जैसे कोई व्यक्ति किस कुल से संबंधित है, किस वंश से है ना, गोत्र क्या है उसका, तो ये सब जो है किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के रूप में यूज हो जाते हैं। ठीक है, कोश जो है ये शब्द इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, कोश का संबंध क्या होता है जरा बताएंगे क्या कमेंट करके। देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये 5 टर्म हैं। तो ये निम्नलिखित में से किसके संकेतक हैं ये बताना है। ठीक, तो संकेतक है ये पुराणों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जैसे इसमें स्टोरीज के माध्यम से जो है आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में कई सारे ऐसे हमारे पुराण हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नामों पे हैं, और ज़्यादातर की जो कह लीजिए कॉम्पोजिशन हुई है पुराणों की वो संस्कृत भाषा में हुई है। हालांकि इसके अलावा तमिल और अन्य भाषाओं में भी है। तो उसी क्रम में देखेंगे तो एक पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक, तो मत्स्य पुराण में 5 साइंस कह लीजिए, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए। ठीक है, पुराणों की 5 क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या क्या 5 साइंस हैं। ठीक है, तो पंचलक्षण ऐसा कह सकते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये पंचलक्षण यही है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको पता है कि देवी और देवताओं, है ना, दोनों की पूजा की जाती थी। ठीक, तो यही इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, इसको ही चुनेंगे हम। दधेरी कहाँ का एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है। ठीक है, तो हड़प्पन साइट्स कई सारी अलग अलग भारत में पाई जाती हैं, तो दधेरी उसी में से एक है जो कि पंजाब में स्थित है। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो लॉन्च किसने किया, है ना, तो स्त्री मनोरक्षा, है ना, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में ये स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने, स्मृति ईरानी ने। शासक विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है, इसमें ये देखना है। ठीक है, तो इनका संबंध था ये चोल डायनेस्टी से। देखिए, एक युद्ध हुआ था ये हाइडेस्पीस का युद्ध। ठीक है, तो 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में, यानी कि यही है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस में, सिकंदर महान ने पौरव के जो पोरस था उसको हराया था। ठीक, इसी के बाद जो है उसने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बहु केफला और निकैया नामक शहरों की स्थापना भी की थी अलेक्जेंडर ने। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है पार्ट 3 में, ठीक, तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक उनको डिवाइड किया गया है 6 अलग अलग भागों में। ठीक, तो उसी क्रम में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो किन अनुच्छेदों के बीच दिया हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल जैसे 14 से 18 जो है ये राइट टू इक्वालिटी वाला है। ठीक, फिर है 19 से 22 जो है ये है आपका राइट टू फ्रीडम, है ना, तो इसको चुनेंगे। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था इसमें से किसके शासनकाल में। ठीक, तो ठीक यहाँ पे विजयनगर किंगडम के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो इस्लामिक स्कॉलर जो अब्दुल रज्जाक है ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। ठीक, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो इधर विजयनगर के जो राजा थे उनके मध्य और जो है ये मुस्लिम सुल्तान बीजापुर के बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा, है ना, इन सब के मध्य ये युद्ध हुआ था जो है जनवरी 1565 ईस्वी में। ठीक, अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। ठीक है, ये एक पुस्तक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ठीक, तो अभी जो है ये संजय बारू एक लेखक है भारतीय, इनकी ये पुस्तक है। बेसिकली हेनरी किसिंगर जो है ये जो है पूर्व में यूएस के वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो इनके कुछ सीक्रेट विजिट्स थे चाइना में लेके, है ना, तो जिसके बाद का एरा एक तरीके से न्यू कोल्ड वॉर का एरा संदर्भित किया जाता है। तो उसके बारे में ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। इनसे संबंधित जो बुक्स हैं उसके बारे में अलग अलग आयोगों ने कई सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था। ठीक, तो तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ था जनवरी 1761 में। ठीक, मराठा और इधर जो है अफगान रूलर्स जो था, है ना, ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक, तो इसने हराया था।
निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ठीक है, तो जो आप वर्तमान में वेस्ट बंगाल में सिटी देखते हैं कोलकाता, ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक एजेंट था ये जॉब चॉर्नॉक है ना, तो 1690 AD में इसके द्वारा फाउंडेशन एक तरीके से इसका किया गया था कोलकाता का। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे, ये बताना है। ठीक, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो उसका एक आर्मी ऑफिसर था ये, है ना, और इसको जो है 1820 में मद्रास रीजन का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1827 में इसकी मृत्यु हुई थी कॉलरा से। ठीक, तो तब तक ये जो है वहाँ का गवर्नर रहा। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एक फैक्ट ये है कि जो साउदर्न इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम जो था उसको स्प्रेड करने का जो है काम इसने ही किया था ज़्यादातर। देखिए क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे रैयतवाड़ी पे कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी। ठीक है, तो ये ये मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, तो इसी रीजन में इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है कि कारागाम जो है एक धार्मिक लोक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है। ठीक, तो एक प्रकार का ये जो डांस किया जाता है यहाँ तमिलनाडु में। ठीक, इस पे सिर पे जो है एक मटका रख के ऐसे एक्रोबैटिक्स वगैरह की प्रैक्टिस इसमें दिखाते हैं। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध इसमें से किस घराने से है। ठीक, तो गायकी की एक शैली होती है ठुमरी, तो उससे संबंधित थी काफ़ी फेमस आर्टिस्ट बनारस घराने से हैं। ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक, और यहाँ तक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को आप देखते रहिए और जो पूछे गए होंगे क्वेश्चंस प्लीज़ उसको आंसर कीजिएगा। हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।